गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज ग्लोबलाइजेशन है उसे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए ये पार्ट 1 है, इसे 2 पार्ट में करेंगे ताकि बहुत इजीली चीजें समझ में आए और मजे मजे में हो भी जाए। तो सबसे पहले बात आई क्लोज्ड इकोनॉमी की। देखो बहुत आसान है समझना। हर एक इकोनॉमी जो होती है वो अपने जो डेवलपमेंट के उसके शुरुआत के साल होते हैं उनमें ज्यादातर इनवर्ड लुकिंग होती है। अब आप बोलोगे इनवर्ड लुकिंग मतलब क्लोज्ड नाम से ही लगता है कि बाहर जितना भी बाकी देश हैं मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसका कट ऑफ है। अब कट ऑफ का मतलब सिंपली ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही इंपोर्ट नहीं है, बिल्कुल ही एक्सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। मेन इसका ध्यान क्या होता है, ऐसा इसलिए बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग क्योंकि ये मेन देखो क्या कर रही है, अपने परिवार में ध्यान दे रही है। अब सपोज करो कि आप हो, आपकी एक फैमिली है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपनी फैमिली के ने खाना खाया कि भाई आपकी फैमिली की क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड करती है, पहले उसको पूरा करोगे ना। तो सेम ऐसी इकोनॉमीज भी होती हैं जो सबसे पहले अपने जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगी, सबसे पहले जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे। समझ रहे हो ना इस बात को आप बहुत ही अच्छे से कि मतलब आपका डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे ध्यान देंगे कि जो हमारे पास है हम उसी से ही चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ डोमेस्टिक डिमांड, सब कुछ यही घूम फिर के चीज़ें हैं, डोमेस्टिकली जिस सब कुछ ध्यान देती हैं ये। और सबसे पहले वही ज़रूरतें अपनी इकोनॉमी की पूरी करती हैं जो डोमेस्टिकली अराइज होती हैं। और ये जो इकोनॉमीज है इनको आप कह सकते हो कि बहुत अलग रहती है, बाकी वर्ल्ड से अलग बिल्कुल, और कट ऑफ होता है पूरी तरह से इनका ट्रेड वगैरह से। लेकिन अगर हम बात करें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या बिल्कुल नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है। इंपोर्ट ये सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड मैनर में करती है, मतलब उतना ही सामान इंपोर्ट करेंगी जितने की ज़रूरत है, और ऐसे सामान, ऐसे ज़रूरत वाला भी नहीं, ऐसा सामान जो बहुत ज़्यादा नीड का है, मतलब असेंशियल आइटम है और अपने यहाँ बना नहीं सकती या कोई दिक्कतें हैं, अपने यहाँ वो मतलब जितनी मात्रा में चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो उतना ही आइटम एक रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा। और अगर हम बात करें इनके एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट भी ये सिर्फ उतना करती हैं जितना सरप्लस बचता है अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के बाद। सपोज करो इन्होंने 100 टन गेहूं उगाया और 90 टन गेहूं की अगर डिमांड है, देश में लग गया, इनकी इकोनॉमी में लग गया, तो बाकी जो 10 टन बचा सिर्फ उतना ही ये एक्सपोर्ट करेंगी। इतनी बात समझ में। अब इसको आप इंडिया पे रख के देख लो। इंडिया पे रख के देख लो तो इंडिया 1991 से पहले क्या था, एक भाई यही तो था ना कि पूरी तरह से इसको सरकार रेगुलेट करती थी, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो है वो क्वालिटी है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा होता है। अब ऐसे आप इसको रिलेट करिएगा, जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा होता है क्लोज इकोनॉमी में या प्राइवेट सेक्टर का, तो आप ये बात सोचिएगा कि ऑब्वियस सी बात है अगर प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा हस्तक्षेप होता, ज़्यादा इनका रोल होता, तो ये प्रॉफिट के बारे में सोचते, ये डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के बजाय सोचते मैं एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लूँ, है ना। तो इस वजह से ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोज्ड इकोनॉमी जब डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक पीपल, डोमेस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सरकार का ज़्यादा रोल है। तो अब इंडिया को सोच लीजिएगा 1991 के पहले। उसके बाद ऐसी इकोनॉमीज जो है वो आत्मनिर्भर बनने पे, मतलब सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे ज़्यादा यकीन करती हैं कि हमें इंपोर्ट ना ही करना पड़े। अब ऐसी इकोनॉमीज में आपको क्या लगता है, अगर आप अपने अंदाजन दिमाग से भी सोचेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ऐसी इकोनॉमीज में बड़ी देर में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ें बाहर से नहीं लाओगे, हर चीज़ अपने यहाँ बनाने के बारे में सोचने लगोगे, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, मुश्किल होता है ना। ऐसे तो बाहर की नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, उसके इनफ्लेक्सिबल होती है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी कर लोगे भाई, जितना है अपने पास उसी से होगा, तो इनफ्लेक्सिबल होती है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होता है। रिलेटिव इनएफिशिएंसीज होती है कि भाई मान लो जैसे कि हमारे देश की बात करें तो हमारे लेबर ज़्यादा है लेकिन कैपिटल कम है, तो हमारे पास कुछ ना किसी चीज़ की तो कमी होगी ना। अगर हम कंपेयर करें जर्मनी से, तो वहाँ पे जर्मनी में क्या है कि भाई लेबर कम है, कैपिटल ज़्यादा है। तो हर देश के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, लेबर और कैपिटल, लेकिन पूरी तरह से दोनों ही एक मात्रा में नहीं होते, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है। तो अब ऐसे देखें तो यही रिलेटिव इनएफिशिएंसीज है। उसके बाद
हाई वेज कॉस्ट शुरू होती है इससे, उससे क्या होता है कि हाई कॉस्ट इकोनॉमी हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं ऐसी इकोनॉमीज के अंदर। अब इसे अगर आप मिलाओगे बाय द रिलेटिव इनएबिलिटी टू इंक्रीज ग्रोथ रेट एंड इनकम बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेसी एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। अब होता क्या है कि ऐसी इकोनॉमीज जो बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ करे बैठी रहती हैं, तो इससे क्या होगा कि अब ये ग्रोथ रेट अपना कैसे ही बढ़ाएंगी, अपनी इनकम कैसे ही बढ़ाएंगी, बढ़ा ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इनके पास जो रिसोर्सेज है उसका एलोकेशन अच्छे से नहीं है, मिस एलोकेशन है, इतने मात्रा में नहीं है, इतनी इनएडिक्वेसी है। तो ये सब दिक्कतें इनके सामने आती हैं। टेक्नोलॉजी और नॉलेज कितनी ही अपनी बढ़ा लेंगे, उसमें भी ये पीछे ही होती है। और इम्पोर्ट जो ये करती है एसेंशियल आइटम्स का, ठीक है, इससे क्या होता है भाई, अपनी अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब मान लीजिए अपने आप पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये कुछ इतना आइटम कि भाई हमारे देश की जो ज़रूरतें पूरी हो जाए, तो इसके लिए वो आइटम की इम्पोर्ट करती है। तो भाई ये इम्पोर्ट का भी बर्डन इनके ऊपर आता है। तो जो इनवर्ट कैरेक्टर होता है ऐसी इकोनॉमीज का, यही एक वजह होता है कि ये अब आउटवर्ड की तरफ देखने लगती हैं एज अ मैटर ऑफ चॉइस बट एज कंपल्शन। अब यहाँ समझिए, एक अपनी मर्जी से आउटवर्ड की तरफ नहीं देखती, अब इनके ऊपर कंपल्शन हो जाता है कि भाई आउटवर्ड देखो ताकि इनवर्ट पूरा हो पाए। अब यहाँ पे मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताती हूँ कि भाई देखो, ये एक कंट्री है, ये अपने यहाँ सब कुछ पका रही थी, सब कुछ ये अपने देश की जनता पे पूरी तरह से ध्यान दे रही थी। इसने कहा था हमें सिर्फ अपनी जनता का ख्याल रखना है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये 100 टन गेहूं मंगाती थी, मतलब 100 टन गेहूं जो है वो मंगाती नहीं थी, 100 टन गेहूं जो है वो इसके जो देश की जनता है उसकी डिमांड थी, ठीक है। 100 टन वीट की डिमांड थी यहाँ की पॉपुलेशन की। लेकिन हुआ क्या कि निचोड़ के मेहनत करके बहुत कोशिश करने के बाद भी इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 टन गेहूं जो है वो उग पाता था। तो अब इस देश की जनता को 20 टन गेहूं की कमी पड़ रही थी, तो क्या करें। तो अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन जबरदस्ती अब कंपल्शन के तौर पे इसे बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने में इतनी सशक्त है ही नहीं, समझे। तो ऐसी इकोनॉमीज जो क्लोज्ड होती हैं लेकिन कंपल्शन के चलते, क्योंकि उन्हें डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना है, वो इनवर्ड से आउटवर्ड लुकिंग बनती हैं ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो कि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमी की, उसे पूरा कर सकें। इतनी बात समझ में आ रही है? और अब आपने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है पिछले 20 सालों में, उससे अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। अब तो एक दूसरे पे देश काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है चीज़ों के लिए। तो चलते हैं आगे और जानते हैं कि क्या क्या हुए हैं फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा है भाई ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी का। और देखो भाई, पहले ये था कि किसी देश से कहीं पहुंचना, कभी कुछ लेना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बहुत मुश्किल काम हुआ करते थे। लेकिन अभी देखो, एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ही दुनिया छोटी सी हो गई है। आराम से लोग, चाहे वो स्पीड के टर्म में ले लो, चाहे वो टाइम के टर्म में ले लो, ठीक है, ट्रैवल करने का कितना कम हो गया। मतलब पहले क्या था, पहले अगर आप एरोप्लेन को इमेजिन करते थे तो क्या इमेजिन करते थे कि बस ये अमीर लोगों के लिए ही होगा, गरीब इसमें कैसे बैठेंगे। लेकिन अभी क्या है, कॉमन मैन भी इस पे बैठ सकता है, अफोर्डेबल है। आज के टाइम पे अगर देखें तो बहुत ही फास्टर, बहुत ही फटाफट तरीके से, बहुत ही कम टाइम में आप कंफर्टेबली, आप सस्ते में इधर से उधर जा सकते हैं। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा सस्ता हुआ है और इससे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अलग अलग इकोनॉमीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज, अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अब आप देखते होंगे कि आपके आसपास के लोग सिंगापुर और अगल बगल, ठीक है, अगर चलो जरा सी जगह जा रहे हैं, चल पहले वियतनाम जाते हो, चलो बैंकॉक जाते हो, चलो थाईलैंड जाते हो, ऐसे ही जाते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जा तो रहे हैं ना आसपास। पहले तो ये था कि अरे भैया चलो वहाँ चलते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, नैनीताल चले गए, पहाड़ चले गए, ये चले गए, वो चले गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लोग बाहर भी जा रहे हैं, अब अपने देश के अंदर भी इतना ज़्यादा घूम रहे हैं कि भाई साउथ वाले नॉर्थ आ रहे हैं, नॉर्थ वाले साउथ जा रहे हैं, तो अच्छा खासा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हैं, कंफर्टेबल हैं, कम टाइम लगता है और आराम से जल्दी जल्दी लोग पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं ज़ाया होता। तो ये सब बातें, तो ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मिली है। दूसरा क्या है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन। अब ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। ये है कि भाई देखो, ये तो पूरा तरीके से बदल चुका है पिछले 20 सालों में। चाहे आप कह लो
ग्लोबल टेली डेंसिटी को लेके एज वेल एज रीच को लेके। अभी पहले ये दिक्कत थी, आपको याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो एक कॉल अगर बाहर कहीं मिलानी है तो 7-8 रुपए की पड़ रही है। मतलब जब हम लोग छोटे थे तब की बात करें, और बहुत भी नहीं, जब जब ये सब आ गया था तब बता रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आपका कोई भी जानने वाला अगर फॉरेन में भी रह रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, आप आराम से बात कर सकते हो, आप स्काइप कर सकते हो। आपको कितनी मतलब आसानी हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता पड़ गया है ट्रांसपोर्ट। और ऑडियो टेलीकम्युनिकेशन तो अब कह लो भाई अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। अब बंदा क्या करेगा ऑडियो वीडियो से कि भाई वीडियो कॉलिंग कर ली, देख लिया, देख के बात कर ली। पहले तो ये था कि अरे बाप रे, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है और बहुत जल्दी, हाँ भैया कहाँ कर रहे हो, अरे अरे अच्छा अच्छा चलो भैया बहुत पैसे लग गए, 7-8 रुपए, अरे 14-15 रुपए लग गए, जा रहे बस हाल चाल लिए। अभी तो आराम से और बताओ, अच्छा फिर अच्छा और बताओ, ओके ओके। तो एक बढ़िया तरीका हो गया है कि नहीं हो गया, अब आदमी जाना भी नहीं है, बढ़िया यहाँ से बात हो गई। तो एकदम ही बदलाव देखने को मिलता है। तीसरा है इंफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस। देखो भाई कैसे बदलाव हुआ इस इंफॉर्मेशन के मामले में। पहले क्या होता था, 4 लोग इकट्ठा हुए और तब आप कोई चीज़ नहीं आती, आपने दूसरे से पूछी, अच्छा ठीक है उसने बताई, उसको जो नहीं आता है उसने इससे पूछा, इसने इसको बताया, तो ऐसे नॉलेज मिलती थी। या कोई किताब पढ़ी उससे नॉलेज मिली, या कोई लिटरेचर से नॉलेज पढ़ी, कोई मैगजीन पढ़ी, इन सब से नॉलेज पढ़ी, जिसे हम लोग कहते थे इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिकल, मतलब लेस इंफॉर्मेशन होती थी। हमें ऐसा नहीं था कि हमारे पूरी हर चीज़ की जानकारी हो, जितना आसपास के लोगों को पता होता था उस हिसाब से इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आपको कुछ भी डाला, आपने इंटरनेट पे कोई भी अपने सर्च इंजन पे सर्च किया, चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, आपने उस पर सर्च करा और उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्या देश दुनिया कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ बैठे बैठे आप कहाँ की इन्फॉर्मेशन ले लें, कनाडा की ले लो, यूएस की ले लो, यूरोप की ले लो, जहाँ की चाहो वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले लो। देश में जो भी हो रहा है उसके बारे में पढ़ लो, प्रोडक्ट की बात करें, चाहे सर्विसेज की बात करें, नॉलेज की बात करें, सब कुछ आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन की स्पीड देखो भाई, नॉलेज की स्पीड देखो, तो फटाफट से मिल रहा है, ये नहीं कि आज आपने डाला तो कल तक मिलेगा उसका रिजल्ट। तो ये कुछ बदलाव बढ़िया वाले। उसके बाद मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, देखो मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन वो धीमे 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 शिफ्ट हुआ है। पहले क्या था, पहले प्रिंट मीडिया था, पहले पेपर छपा तो पेपर में ही पढ़ोगे भैया क्या लिखा है। अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। धीमे 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 अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब आप टीवी में चीज़ें भी देख लेते हो। अब धीमे धीमे देखना ऐसा हो जाएगा भाई, अब आजकल ही क्या होता है, डेली हंट वगैरह लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, है ना, और उससे ही जो है अपना न्यूज़ वगैरह पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे न्यूज़पेपर्स भी अब ऑनलाइन आ गए। तो ऐसा कुछ अब होता चला जा रहा है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी आजकल इतनी बढ़िया है कि भाई कितना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, किस हद तक डेवलपमेंट हुए हैं, कहाँ तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारा कुछ आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ है बात मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर क्या बदलाव आया है रीडिफाइंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब लिविंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो भाई क्या इसमें देखने को मिला, देखो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का ये तो बहुत बढ़िया, मतलब उसमें बहुत बढ़िया बदलाव आया है। पहले बहुत ही हार्ड लिविंग थी, अब सॉफ्ट लिविंग है। अब कैसे, पहले बताते हैं भाई देखो पढ़ाई भी करनी थी, तुम्हारे इतनी दूर दार जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो साइकिल चलाते हुए दूसरे शहर में पढ़ने चले जा रहे हैं। अभी क्या है, हर चीज़ अवेलेबल है, अपनी मर्जी से चीज़ इंसान कर सकता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकता है। पहले के ज़माने में आपको मालूम है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब लग्जरी आइटम्स हुआ करते थे। कि मतलब लोगों के पास ये चीज़ें तो थी ही नहीं, मतलब जिसके पास होती थी उसे बहुत अमीर ज़्यादा माना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये एक कंफर्ट के जोन में आ गए हैं कि भाई अब लग्जरी नहीं रह गए, अब ये कंफर्ट के जोन में आ गए हैं। खासकर फ्रिज की बात करें तो अब ये धीमे धीमे तो एसेंशियल की उसमें पहुंच जाएगा, कि इसके बिना क्या होगा, सड़ जाएंगी चीज़ें बाद में, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे होगा, है ना। तो ये कुछ चीज़ें बदल रही हैं। डिमांड अब देखो, टेलीविजन की डिमांड ले लो, फ्रिज की डिमांड ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, एसी ले लो, अब कितनी बढ़िया लग रही है। अब ये नहीं है कि इनकम लेवल बढ़ रहा है, बट अब सस्ता होते ही चला जा रहा है, इसलिए लोग खरीदते हैं। कि अरे पहले एसी याद है, हम लोग जब छोटे होते थे तो स्कूल जब जाते थे तो जिन जिन बच्चों के घर में एसी लगा होता था उनके अरे तुम्हारे घर में एसी लगा है, अरे बाप रे बाप, है ना। अब भाई आज के टाइम पे देखो सबके घर में 2-2 4-4 एसी लगे हुए। उसके साथ
ये जो इजी पेस लाइफस्टाइल है, इसने एक रास्ता बनाया कि भाई देखो अब यहाँ पे ऐसी फास्ट फूड वगैरह लोग खाते हैं, कन्वीनियंट गुड्स वगैरह खाते हैं कि भाई अब कौन बैठे घर में रोटी वोटी बना रहा है बैठ के, टाइम बचा है, जाना है जॉब पे, अपना उन्होंने वहाँ पैटीज खरीद ली, बर्गर ले लिए, छोला भटूरा ले लिया, या ऐसा कुछ खा लेते हैं अपना जीते। पहले क्या था, सुनिए जी, घर से टिफिन जाएगा और घर से टिफिन नहीं जाएगा आपके यहाँ अगर आपने बाहर कुछ खाया। अरे बाहर क्यों खाएंगी श्रीमती, इतना पैसा कहाँ मिलता है आजकल के टाइम पे। सुनो बेबी बाहर से कुछ खा लेना, ठीक है यार मैं बनवा नहीं पाई। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हर घर पे नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कुछ चेंज देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए कल्चरल एक्सचेंजेस की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, देखिए अभी भी क्या है, ये सोशियो कल्चरल एक्सचेंज हो रहे हैं कंट्रीज में, कम्युनिटीज में। अब कितने लोग जा रहे हैं आराम से यूएसए घूम घाम के आ रहे हैं, या बाहर से यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में इधर से उधर लोग जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, मान लो हमारे यहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे तो कल्चर एक्सचेंज तो होगा ना, चाहे वो कंट्रीज हो चाहे वो कम्युनिटीज हो, सबके बीच में होगा। और इससे क्या होता है कि एक ब्रॉडर जो है इन्फ्लुएंस मिलता है और आइडियाज़ और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जैसे कि भाई आइंस्टाइन की तो शब्द के हिसाब से क्या था कि इंसान जो है वो एक्सप्लोर करने से, उसकी नॉलेज सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने से बढ़ती है। और ये मेरा भी बहुत ज़्यादा खास मानना है, क्योंकि आपको सोचो, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाओ, अगर आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो आपकी उस इंटेलिजेंसी का, उस चीज़ का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर एक भोंदू है और उसको पूरा वर्ल्ड घुमा दो, उसने कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन वो जा जाके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, अपने विजुअलाइजेशन से इतना कुछ सीख जाएगा कि जब आप उसके साथ बैठेगा तो आप उसके सामने हार जाओगे। तो ये चीज़ें होती। तो कल्चरल एक्सचेंजेस भी मदद करे हैं, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन ने मदद किया है कल्चरल एक्सचेंजेस में भी। तो इतना कुछ समझ गए आप, इतना कुछ समझ गए, इससे एक बात क्या लगती है, एक बात ये लगती है कि यहाँ पे इस ग्लोबलाइजेशन ने, इस आउटवर्ड लुकिंग चीज़ों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट करा है, सबको एक साथ मिलाने में, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज को एक साथ लाया है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। और इसे कहते हैं ग्लोबल विलेज। क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज। ये विश्व एक गांव है। गुड्स एंड सर्विसेज आज की डेट में जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं रह गई हैं, बट हर जगह मिलेगी। अब आप ऐसा देखो तो टुंडे दुबई में भी खा लोगे। अब भाई ये तो एक बड़ी ब्रांड हो गया। अब किसी को पता है टुंडे कबाब भी लखनऊ में बहुत फेमस है। इसकी बता रही हूँ मैं बात। अब इससे और भी चीज़ें हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में मिलती हैं, वो हमारे इंडिया में भी आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब जाएंगे चचा वहाँ पे तभी लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। और कंट्रीज ऑफ ओरिजिन अब रेलिवेंस अपनी खो चुका है विद इमरजेंस ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स एंड ग्लोबल प्लेयर्स। अब ऐसा नहीं रह गया है कि ये तो चीज़ यहीं मिलेगी, ऐसा नहीं रह गया। अब ग्लोबल ब्रांड्स हो गए, हर जगह ये चीज़ पाएंगे। भाई अगर कोई कारें आप लेते हैं आज की डेट में तो न जाने कितनी लग्जरियस कारें आप अपने देश में खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाहर की ब्रांड है तो क्या हुआ, वहाँ से क्या मतलब इम्पोर्ट थोड़ी ना करानी, हमें यहाँ मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझाऊं कि अब कुछ चीज़ें और भी हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ascertain today that a good being purchased is of which country। अब आज की डेट में मसला आता है कि भाई अब किस देश का खरीदे सामान, ये बात आती है ना कि आखिरकार जाए तो हम किस कंपनी का सामान ले, किस देश का ले। फॉर एग्जाम्पल सोनी क्या है, सोनी एक जापानीज कंपनी है, और हो सकता है कि ये इंडिया के अंदर टेलीविज़न बेच रही है, और हो सकता है कि ये जो टेलीविज़न बना, ये बना हो कोरिया में या ताइवान में, समझे। तो आज की डेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनकी जो अवेलेबिलिटी है, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, मतलब आपको पता नहीं है कि आखिरकार कहाँ से क्या सामान आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट तो आप देख लो, लेकिन आपको क्या पता कि किस जगह बन रहा है, कैसे आ रहा है। आपने कहा कि ओरिजिन है, चलो ठीक है जापान का होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और यही जो फैसिलिटेटर्स हैं, इन्होंने एक मतलब तेज़ी करी है कि भाई अब यहाँ पे इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी अब चेंज हो, ट्रांसफॉर्म हो आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी की तरफ। पहले लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में भरोसा करते थे कि भैया ठीक है हम यहीं पे रहेंगे, लेकिन अब वो ओपन, अपनी हर देश अब इसीलिए इकोनॉमी ओपन कर रहा है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। और इसी को ही बोलेंगे प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। कि जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी क्लोज्ड इकोनॉमी का, मतलब इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी का, टू दी ओपन मतलब आउटवर्ड लुकिंग जब वो बनती है, तो यही पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि ग्लोबलाइजेशन जब आप समझ रहे होते हो तो इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव पहले नहीं समझोगे, बस ये किस तरीके से इकोनॉमी को ओपन करा गया, क्या करा गया, कैसे इसने बाहर वर्ल्ड को देखा कि अपनी चीज़ों को पाने के लिए, अब चाहे वो ज़बरदस्ती या अपनी मर्ज़ से, ये सब कुछ अलग बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आप देखोगे तो इस तरीके से देखोगे जब ग्लोबलाइजेशन में कि क्या प्रोसेस रहा जब ये एक इनवर्ड इकोनॉमी आउटवर्ड की तरफ बढ़ी। क्या इतना कुछ कंफ्यूज मत होइए, आपको मैंने ग्लोबलाइजेशन बता दिया क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, आप समझते हैं, देखो भाई कि डिग्री जो ओपननेस की है, मतलब किस हद तक इकोनॉमी जो है वो ओपन कर रखी है खुद को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और इसी पे ग्लोबलाइजेशन आता है थ्रू जेनरिक इन नेचर। ये अलग होता है अपना कंट्री टू कंट्री इन द प्रोसेस फॉलोड। अब यहाँ पे समझो, देखो हर एक कंट्री जो होती है उसका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है खुद को ओपन करने का। कुछ कंट्री पूरी तरह से ओपन है, कुछ ने अपने हाँ कुछ आइटम्स का इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, कुछ में कुछ चेंजेस है, कुछ में कुछ बदलाव है ना। तो सबका अपना अलग अलग होता है, एक जैसे सब कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें जो हर एक कंट्री के अंदर कॉमन देखने को मिलती हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि सबसे पहली बात कि लोअरिंग द लेवल्स ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई कोई कंट्री अगर एकदम इंसुलेट थी कि हमें यहाँ पे बिल्कुल अलग थी वो, कि हमें बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, हम अपने में जो करेंगे अपने में ही करेंगे, हम खुद को भी करेंगे। आप सपोज करो जैसे भाई कौन सी हो गई अपनी नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमीज पहले ऐसा सोच रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के आने से चीज़ें क्या हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में कि अब ये थोड़ा थोड़ा ओपन हो रही है, मतलब जो इंसुलेशन है वो लोअर कर रही है अपना लेवल, मतलब थोड़ा थोड़ा ये ओपन है और धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा और बढ़ेंगे। ठीक, दूसरा ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कॉमन सब में होती है ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, कि रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम हो जाती हैं। रेस्ट्रिक्शन हर कंट्री कम करती है कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में गुड्स आ सके, ठीक है, दूसरे देश से मंगवा सके, सर्विसेज आ सके, रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट आ सके, तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन जो होता है उसको थोड़ा ईज करती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई यहाँ पे एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ाती हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का शेयर बढ़ाती हैं टू जीडीपी ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, अब हर एक मतलब अपनी इकोनॉमी की जीडीपी में यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का शेयर इकोनॉमीज ऐसी बढ़ाती हैं जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चलती हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट को ज़्यादा थ्रस्ट देती है कि भैया एक्सपोर्ट ज़्यादा करा जाए, क्योंकि उससे कंट्री को फायदा होता है, पैसा आता है। एक्सपोर्ट का शेयर गुड्स और सर्विसेज में इन जीडीपी बढ़ाती है, जीडीपी के अंदर जो एक्सपोर्ट का शेयर है गुड्स एंड सर्विसेज में उसे बढ़ाती है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को बढ़ाती है इन रिलेशन टू टोटल आउटपुट, और फोकस डालती है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे, मतलब ग्रेटर एफिशिएंसी लेवल एमिंग एट अचीविंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ऐसा कुछ करें, इतना बढ़िया अपने ही सामान बनाए जिससे हम ऐसा एक्सपोर्ट करें कि हम ग्लोबली उस प्रोडक्ट को बना पाए, ऐसा ग्लोबल लेवल का बना पाए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, ऐसा कुछ सोचती है। और ये भी भाई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ग्लोबलाइजेशन आप कह लो रिफ्लेक्शन होता है चेंज आइडियोलॉजी का, माइंडसेट का सरकार की। अगर सरकार यही सोचती रह जाएगी कि नहीं हम तो बस अपने ही यहाँ जो करना है करेंगे, बाहर से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर वो बना के रखेगी अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार का माइंडसेट थोड़ा ओपन है, उसे डेवलपमेंट करनी है, अपने देश की सोच समझ के चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो फिर वो सरकार, ऐसी सरकार जो है वो बढ़ती है ग्लोबलाइजेशन की तरफ, तो माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट करती है। और मैं आपको बताऊं कि जो इनवर्ट लुकिंग इकोनॉमीज थी, जैसे पहले वाला यूएसएसआर, जैसे सोवियत यूनियन कहते थे ना, तो ये इनवर्ट लुकिंग इकोनॉमी था। और पहले चाइना था, इंडिया था, सभी थे, लेकिन चाइना ने तो अपनी 1970s में जो है इसने अपनी मार्केट वगैरह ओपन कर दी थी। तभी आज देखिए इंडिया ने 1990s तक का समय ले लिया, तो चाइना को देखिए ना कितनी तेज़ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है आज की डेट में, तो इसने तब से करा। और सारी की सारी, चाहे वो रशिया, मतलब रशिया क्या कह रही हूँ, यूएसएसआर हो गया, सोवियत यूनियन, ठीक है, पहले वाला, अब तो डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया एंड ऑल बने, लेकिन पहले तो ये पूरा यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था। तो इसकी बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें, सबने अपनी इकोनॉमी को खोला ही है, अपने डोमेस्टिक सेक्टर में रिफॉर्म्स लाके ओपन पॉलिसीज लाए, अडॉप्ट करी है। और इंडिया की पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन किस फॉर्म में आया है,
याद है आपको कि 1990s में मतलब 1991 के आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उससे आप कह लो उसके बाद हमने खुद को पूरी तरह से ओपन करा। और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 3 पिलर सबसे इंपॉर्टेंट थे जो कि सबको पता होंगे, एलपीजी। अब यहाँ ये समझिएगा कि जो एलपीजी के मैंने बारे में बात आपको बताई, ठीक है, इसमें से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये दोनों ही जो हैं वो होते हैं डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को पाने के लिए। वाइल जो तीसरा वाला है ये ग्लोबलाइजेशन, ये होता है टू अचीव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब तीनों ही देखिए एक दूसरे से डिपेंडेंट है, मिले हैं, डिपेंडेंट क्या कह लो, एक दूसरे से अगर मैं कहूँ तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अगर किस तरह से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आप तब तक नहीं पा सकते जब तक के लिए आप डोमेस्टिक सेक्टर आपका कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट ना हो, तो इन दोनों का भी बहुत ज़रूरी है मीट होना। तो ये कुछ कहानी थी। अब देखिए ये सारे ही जो प्रोसेस हैं वो प्रोसेस हैं, मतलब एलपीजी जो है ये प्रोसेस है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें करना है वो करना है, ये प्रोसेस तरीका है कैसे आप कर पाओगे, समझे। तो चीज़ें इस तरीके से, इससे हमारी भाई डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और हम वर्ल्ड इकोनॉमीज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का इंटरवेंशन भी है। ये कुछ कहानी है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो ग्लोबलाइजेशन को लेके जो एफर्ट्स हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को लेके जो एफर्ट्स हैं वो यहाँ पे इसके 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से 2? एक तो हो गया कि भाई ट्रेड रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये तो कह लें तो भाई रिलेटिवली स्लो है, धीमा धीमा है। और दूसरा ये है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, मतलब क्या है इसमें, कैपिटल का इनफ्लो आपका जो करंट एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर, और ये बढ़ना, इनफ्लो बढ़ना, और 100% ऑफ द जीडीपी जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो ये जो है वो पूरे ग्लोबलाइजेशन में रिलेटिवली एक नया कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक है, मतलब बदलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसमें रीडेफिनेशन की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ नीड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये नेचुरली होता है, नेचुरली अक्रॉस इकोनॉमीज है ये। मतलब आप ये कह लो, अभी हमने पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि एज अ मैटर ऑफ चॉइस, या तो कोई देश अपनी इकोनॉमी को जब ओपन करता है तो या तो चॉइस अपनी मर्जी से करता है, और या तो फिर कंपल्शन कि भाई चाहिए सामान तो इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ जो नया कॉन्सेप्ट आ गया ये इन सबसे परे है, क्योंकि अब यहाँ पे नेचुरली, मतलब कहते हैं गो विद द फ्लो, तो अब ये नेचुरली चीज़ें बढ़ रही। तो ये कुछ ग्लोबलाइजेशन के फायदे, और हमने अपने इंडिया के टर्म में भी काफ़ी कुछ चीज़ें बात कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है कि वाइल बीइंग ड्रिवन इनटू द ग्लोबल विलेज कैन हैव इट्स ओन फॉल आउट टू। जिंदगी में हर चीज़ के सिर्फ फायदे नहीं होते, उसके ज़रूर नुकसान भी होते हैं, और यही हम यहाँ पे समझेंगे जब ये हम ग्लोबल विलेज की बात करेंगे। तो देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि ज़रूरत पूरी कर सके एक कंट्री दूसरी कंट्री से मदद लेके, या उसके यहाँ से सामान एक्सपोर्ट करा के, या अपने यहाँ का सामान बेच के, तो ये तो वजह थी ग्लोबलाइजेशन होने की। लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो भाई कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज, कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज। अब आप कहोगे ये क्या है मैम? एक बात बताइए, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से यहाँ मेल मिलाव करेगी, ओपन रहेगी, इधर का सामान इधर आ रहा है, इधर का सामान इधर जा रहा है, तो इससे क्या होगा? मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि देश के मतलब पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए, कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाए, तो उसमें क्या होगा? उस टाइम पे ये जो 2 इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे को कैसे अलग कर पाएंगी? खुद से करेंगी तो दोनों को ही जो है वो घाटा झेलना पड़ेगा। दूसरा, द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमीज टू इंसुलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द क्राइसिस। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये एक कंट्री है और इस कंट्री के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, और इसका इस कंट्री से ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, तो अगर ये ऐसे टाइम पे इस कंट्री से अपने आप को अलग करती भी है, तो इससे इस कंट्री की
इकोनॉमी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो इकोनॉमीज या कितनी भी इकोनॉमीज एक दूसरे से ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में आ चुकी हैं, ओपन हैं, तो अगर एक कंट्री से वो खुद को अलग करना चाहती हैं तो सामने वाली जो अलग कर रही है उस इकोनॉमी पे भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये खैर 90s तक ही पॉसिबल था, ऐसा बोलते हैं। क्यों कहते हैं कि चलो एक कंट्री से हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, तो वही चीज़ हम स्विच कर लेंगे किसी और कंट्री। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरी लगती है। अभी फिलहाल मेन मेन चीज़ समझिए। तीसरा ये कि जैसे पहले क्राइसिस आई थी कई सारे देशों में, मेक्सिको में आई थी, चीन में आई थी, है ना, उसके साथ साउथ ईस्ट एशिया में आई थी, अर्जेंटीना में आई थी। तो इन सारी क्राइसिस ने इंडिया जैसी इकोनॉमीज को इम्पैक्ट नहीं डाला था। तो ये ज़्यादातर माना यह जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है और जो डीकपलिंग थ्योरी है वो एक साथ रह सकती है। मतलब ग्लोबलाइजेशन भी रह सकता है और इसके थ्रू जो है भाई लोग अलग अलग भी कंट्रीज रह सकती हैं, डीकपलिंग भी रह सकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें मैं आगे बताती हूँ। पहले तो फिलहाल ये समझिए कि इकोनॉमीज जब ओपन पॉलिसीज को फॉलो कर रही हो तो ऐसा हो सकता है कि डीकपल भी रहे, कि भाई एडवर्स कोई भी दिक्कत आई बाहर तो अपने को कुछ ना हो। लेकिन यहाँ समझिएगा 2008 में जो ये वर्ल्ड रिसेशन आया था ना, ग्लोबल रिसेशन आया था ना, इसने सबकी आंखें खोल दी। इसने ये कहा कि ये जो है ना, ये हर्मिट इकोनॉमी के तौर पे कोई नहीं रह सकता, कि वो सही है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन भी रहो और दिक्कत आए तो एडवर्स टाइम में आपको कुछ हो भी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो या दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज हो, सब पे इम्पैक्ट पड़ा था ये जो ग्लोबल क्राइसिस आई थी इसका, सब पे। हालांकि इतना नहीं पड़ा था, जो बात साफ बताऊं, इंडिया पे लेसर डिग्री का, मतलब कम पड़ा था इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट सब पे पड़ा था, ये बात समझ लीजिएगा। और अगर हम ये कहें कि बिल्कुल लोग जो है बिल्कुल अगर थोड़ा भी ट्रेड रख रहे हैं, अगर ओपन किया है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ी है कोई भी कंट्री, ओपन इकोनॉमी हुई है, तो ये समझ लो कि वो बच नहीं सकती, वो हमेशा रिस्क पे रहेगी। अगर ग्लोबली कुछ होता है तो उस इकोनॉमी पे भी पक्का से पक्का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका कपलिंग होती है ना, मतलब जो डिपेंडेंसी, ये समझ लो एक दूसरे पे जो डिपेंड है ना, ये यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिक नहीं है क्या इस पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट पड़ेगा, ये ग्लोबल है। एक को दिक्कत तो सबको दिक्कत। जो प्रॉब्लम्स अगर ग्रीस और स्पेन में आई तो ये इम्पैक्ट इंडिया और चाइना में भी देखने को मिल सकता है। तो ये है कुछ कहानी इसकी। आगे बढ़ेंगे और इस पार्ट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कहता है ग्लोबलाइजेशन वुड ऑल्सो ब्रिंग इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन आता है, अच्छाइयाँ लाता है, लेकिन अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है। ये देखो, ग्लोबलाइजेशन होता तो देखो सारी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए है, कि भाई बेटर हो, बढ़िया पैसा आए, बढ़िया तरीके से रहे, चौड़े से चले, अपनी इकोनॉमी डेवलप हो जाए, तो ऐसा होता है। लेकिन जानते हैं कि गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं। तो आइए उन कांटों को डिस्कस कर लें। जैसे सबसे पहला कि थ्रस्ट तो देता है एक्सपोर्ट को, इसकी ज़रूरत होती है कि एक्सपोर्ट करा जाए ताकि पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। लेकिन यहाँ पे प्रेशर भी होते हैं लिबरल इम्पोर्ट के, जिसकी वजह से इश्यूज आते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में। बाय मेकिंग इम्पोर्टेड गुड्स चीपर थ्रेटनिंग डोमेस्टिक गुड्स, ऑलरेडी इंडियन मार्केट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लो प्राइस चाइनीज गुड्स। सीधा से सिंपल समझो कि सामान क्या सिर्फ बेचते रहोगे, क्या खरीदने के लिए कभी प्रेशर नहीं आएगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई। अगर तुम्हारी इकोनॉमी ओपन है, सामान तुम बाहर बेच रहे हो, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाली कंट्री के लिए भी वो ओपन है तुम्हारी इकोनॉमी, तो वो वाला भी सस्ता माल तुम्हारे यहाँ बेचेगी। और एक बार बेची तो तुम्हारे देश के अंदर वही माल अगर सस्ता है तो बिक जाएगा बहुत ज़्यादा किसी और कंट्री का, और तुम्हारे यहाँ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं या डोमेस्टिकली जो भी सेक्टर है तुम्हारा, वो जा जाएगा गड़बड़ मामले में, समझे, खतरे में आ जाएगा वो। जैसे कि अभी ही ले लो आप कि भाई चाइना क्या करता है, चाइना इतना सस्ता दाम इंडियन मार्केट में उसने डाल रखा है, अंदर नसों नसों तक मोबाइल फोन तक नसों तक डाल दिया है, कि अलग होगे तो होगे कैसे, समझे। दूसरा दूसरा चैलेंज ये लाता है कि रिस्ट्रिक्शंस को कर देती है कंट्री कम, कि आओ जितना हो सके आराम से यहाँ पे आए, भाई फॉरेन फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन उससे क्या होता है कि
होम करेंसी जो है, मतलब पर्टिकुलर जो उस पर्टिकुलर देश की करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सपोर्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे उसको दिक्कत होती है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए, है ना। ये मैं अलग आपको बताऊंगी, अभी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ एक्सचेंज रेट वाला ना, बाद में पढ़ेंगे, जो सेक्शन पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट का उसमें समझाएंगे। देखिए अभी फिलहाल समझ लीजिए कि होम करेंसी, समझ लो हमारे रुपी को अफेक्ट पड़ने लग गया इससे, और ये जो है हर्ट करता है एक्सपोर्ट को। तीसरा ये कि इससे क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है उसमें बढ़ोतरी को दे सकती है, मतलब ऐसे समझो कंज्यूमरिज्म में, और इससे इंडिया जो है वो कंज्यूमर ड्रिवन हो सकती है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। अब ऐसे समझो, ये बहुत आसानी से समझाती हूँ आपको, कि बाहर से आ गया सामान, अलग अलग तरीके का सस्ता सामान आ रहा है, बढ़िया खाने पीने का सामान आ रहा है, या कोई आप कह लो कि भाई कह सकते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया गुड्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बाइक्स आ रही हैं, कार्स आ रही हैं, तो यहाँ के इंडियंस जो है सब खरीदने लगा, सब खरीदने लगा, सब खरीदने लगा। तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि हम सामान बेचें और पैसा कमाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे खरीदे ले रहे हैं बाहर से सामान, तो भैया ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना था, बन गई कंज्यूमरिज्म ड्रिवन इकोनॉमी, तो ये एक खतरा है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा लोप साइडेड डेवलपमेंट, इसमें जनता की, मतलब ज्यादातर लोगों की, मासेस के इंटरेस्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे समझो, ऐसे समझो कि उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगेगा जिनकी ज़्यादा डिमांड है, जिन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है उनका ज़्यादा प्रोडक्शन, और जिनकी कम डिमांड है उनका प्रोडक्शन जो है और कम कर दिया गया। ठीक, तो इससे क्या होगा? इससे सेविंग्स भी, कंज्यूमरिज्म से सेविंग्स भी कम होती है, जनता के बारे में नहीं सोचा जाता, सिर्फ उन्हीं सेक्शन के बारे में सोचा जाता है, जिस उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये एक दिक्कत है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन का, वो ये है कि डोमेस्टिक सेक्टर को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, ऐसा कुछ मजबूती लाना ताकि हमारा डोमेस्टिक सेक्टर अब ग्लोबल लेवल पे खड़ा हो सके, वहाँ की कंपनीज के साथ compete कर सके, और उसके साथ ग्लोबल मार्केट्स तक पहुँच सके, एक्सेस ले सके। कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ग्लोबलाइजेशन से, कि भाई ये भी कुछ दिक्कतें हैं कि ये जो है वो कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जैसे पॉवर्टी को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, या रीजनल इम्बैलेंसेस कम होंगे या नहीं होंगे, ऐसे कुछ इश्यूज को लेके। तो इतना कुछ आपने समझा, तो इतना भी आप जानिए, जैसे हमने पहले बात करी थी, कि ये सारा का सारा हम बाहर वाले वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहे हैं, अपने आप को खोल रहे हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कर रहे हैं, और यही जो है मेन जो की फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो यही हैं। सीधी सिंपल सी बात है कि कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर को कर सकें, और हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर सकें। तो यही तो वजह है, यही तो मेन की फैक्टर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। और चैलेंज भी मैंने आपको बता दिया कि सरकार कैसे इस जो पूरा जो कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन है ग्लोबलाइजेशन का, उसे यहाँ पे कैसे चेंज करना है, क्या करना है, तो ये भी यहाँ पे चैलेंज है सरकार के पास। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमारे आए थे 1991 में, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये यही थे कि हम डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दोनों ही पाएँ, जिसमें यहाँ पे हम ग्लोबल ट्रेड करें और हमारा उसमें शेयर ज़्यादा हो, प्रॉपर कंपटीशन हो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस का, हायर ग्रोथ ड्रिवन हो बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एक्सपोर्ट्स, मतलब इनका ओपन करने का हर एक इकोनॉमी का होता है। ऐसे इंडिया का भी उद्देश्य क्या था कि भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम अपने यहाँ डोमेस्टिक सेक्टर को इतना मजबूत बनाएंगे कि वो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके, वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके चीज़ें, तो ग्रोथ बढ़ेगी, तो इससे कुछ वक्त के बाद क्या होगा कि डेवलपमेंट आएगा। और सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसीलिए लेकर आई थी कि भाई यहाँ पे हमें ये सब कुछ हटाना है ना, बड़े बड़े इश्यूज जो है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल इम्बैलेंसेस, है ना, ये सारा का सारा सरकार ने अपने हाथ में रखा था कि ये सब हम अपना देखेंगे, और पैसा आएगा तो इन सब चीज़ों को हम जो है वो दूर भी करेंगे, समझे। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, कि इन्होंने जो डिलीवर करना था वो नहीं करा इन सारे एरियाज में, और सोशल इश्यूज को जो है इम्पैक्ट नहीं डाला, और सरकार ने भी इतना कोई ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम ये कहें तो कुछ दिक्कतें हैं। तो बस ठीक,
यहाँ पे ये वाला पार्ट अपना होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट। तब तक के लिए अगर आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर करिए। साथ में डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियोज ऑन फेसबुक जस्ट लाइक द पेज सिर्फ IAS, और ऑन इंस्टाग्राम आपको एक बार पेज देखिए जाके, बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पेजेस हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे PDF और क्वेश्चंस और बहुत कुछ। चलिए लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है। टेक केयर।